नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा था संधि। हमने दीर्घ संधि के बारे में, हिंदी का एक टॉपिक चल रहा था संधि। हमने संधि का कुछ परिचय पढ़ा था पहले वीडियो में। हमने संधि और शब्द में क्या भेद होते हैं ये पढ़े थे। अब हम जो स्वर संधि थी उस स्वर संधि का पहला भेद करने जा रहे हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे और 5 में से आज पहला जो भेद है दीर्घ संधि वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर संधि में जो पहला भेद होता है, स्वर संधि का जो पहला भेद होता है वो होता है दीर्घ संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ संधि क्या होती है? दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दीर्घ संधि में दो समान वर्णों का क्या होगा? मेल होगा, फिर उनमें विकार उत्पन्न होगा। तो जब समान वर्णों का मेल होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो समान वर्ण की यदि हम बात करें तो समान वर्णों के 3 जोड़े होते हैं। पहला होता है ए और आ का, दूसरा होता है ई और बड़ी ई का, तीसरा होता है ऊ और बड़े ऊ का। अब यदि हम पहले जोड़े की बात करें, यदि पहले जोड़े की बात करें तो ए और आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे, ए और आ मिलके भी आ का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों इस तरह से मिलेंगे तो भी आ का निर्माण करेंगे। और यदि ये इस तरह से क्रॉस वाइज मिलेंगे, इस तरह से यदि ये तिरछे भी मिलें तो भी ये आ का निर्माण करेंगे। इस तरह से हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 यानी प्रत्येक जो जोड़े हैं वो 4 तरह से विकार उत्पन्न करते हैं। कितने तरह से? 4 तरह से। यानी समान स्वर में, यानी हम दीर्घ संधि में देखें तो दीर्घ संधि में जो समान वर्ण है 4 तरह से विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसी तरह से ये भी 4 तरह से विकार उत्पन्न करेंगे और ये भी 4 तरह से विकार उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से इन समान स्वरों में 4 तरह से विकार उत्पन्न होता है। तो स्वर संधि करने से पहले हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि उन शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमें संधि करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये शब्द हैं, तो इन शब्दों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखें तो वो शब्द जो ए से शुरू होते हैं, यानी जो ए से शुरू होंगे तो अद्री, अहन, अरी, अर्थी, अयन, अचल, अभाव, जो मैंने यहाँ लिखना था गलती से यहाँ लिख दिया है, ये यहाँ आएगा। अभाव, अयनी, अरण्य, अक्षरी, अनल, अंजलि, ये जो शब्द होते हैं ये ए वर्ण से प्रारंभ होते हैं। फिर आता है आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले, आल्य, आदि, आज्ञा, आगत, आगम, आयाम, आनक, आस्पद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आनक और आस्पद यानी ये जो हैं वो आवरण से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। उसके बाद हम देखते हैं लघु ई से प्रारंभ होने वाले शब्द। यदि लघु ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो इंद्र, इंद्रिय, इच्छा, ईसक, इसिति, इष्ट, इति, इव, इन, ये हैं जो ई यानी लघु ई से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। और ये है दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश, ईश्वर, इच्छा, इक्षक, इप्सा, इक्षित, इक्षण और इहा। ये जो शब्द हैं ये दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप बार बार अच्छी तरह से याद करना, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे यदि हम देखें तो ये हैं लघु ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्द। यदि लघु ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो उपदेश, उत्सव, उदय, उदित, उपल, उद्दक, उचित, उद्रेक, उषा, उक्ति और उन्नति। तो ये जो शब्द है ये लघु ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं।
इसी तरह से हम देखें तो दीर्घ ई से प्रारंभ होने वाले शब्द यानी दीर्घ, अब हम देखें तो दीर्घ ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्द, तो दीर्घ ऊ से प्रारंभ होने वाले यदि शब्दों की बात करें तो ऊर्ध्व, ऊर्जा, ऊर्मी, ऊढ़ा, ऊढ़, उष्मा, ये जो शब्द होते हैं ये दीर्घ ऊ से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद यदि हम देखें ऋषि शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऋषि शब्द इस तरह से लिखा जाता है, कुछ बच्चे ऋषि को इस तरह से लिखते हैं, वो गलत होता है, यानी ये ऊपर वाला रे ऋषि में नहीं आता। उसके बाद ए से प्रारंभ होने वाले शब्द एव, एक, ऐशन, ऐशना, ऐसी, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द देखें तो ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐच्छिक। उसके बाद यदि हम देखें तो ओ से प्रारंभ होने वाले शब्द और औ से प्रारंभ होने वाले शब्द, तो ओ से प्रारंभ होने वाले शब्द ओज, ओजस्वी, ओदन, ओग, ओघ। औ से प्रारंभ होने वाले शब्द औषध, औदार्य, औचित्य और औषधि। तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन शब्दों को आप बार बार देखें, बार बार याद करें, ये शब्द संधि में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद हम देखें तो एक चीज़ याद रखना कि जो सभी उपसर्ग होते हैं उन सभी उपसर्गों को, जो उपसर्ग होते हैं, सभी उपसर्ग होते हैं उन उपसर्गों की जो अंतिम वर्ण की जो मात्रा होती है वो हमेशा ही क्या होती है, छोटी होती है, ये याद रखना। यानी उपसर्ग में जो अंतिम वर्ण की मात्रा होती है वो हमेशा ही क्या होती है, छोटी होती है। फिर हम देखें कि लगभग जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनके शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये चीज़ याद रखना। तो किसी भी शब्द की संधि करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहला आपको क्या याद रखना है कि उस संधि की क्या करनी है, पहचान करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस संधि की पहचान करनी है। और यदि हमने किसी शब्द की पहचान कर ली है, किसी शब्द की हमने पहचान की है, तो कौन सी संधि में पहचान की है, उस संधि में ही हम उसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो 2 नंबर पे हम क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। लेकिन संधि विच्छेद उसी संधि में करेंगे जिस संधि में हमने उसकी पहचान की है। और यदि जैसे ही हमने संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद करने के बाद में यदि हमारा सार्थक शब्द प्राप्त हो रहा है, यदि दोनों तरफ हमारे सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो शब्द क्या है, सही है। तो हमारा संधि विच्छेद क्या है, सही है। जब संधि विच्छेद कर दें और विच्छेद करने के बाद में जब दोनों तरफ सार्थक शब्द प्राप्त हो जाएं, तो हमारी संधि क्या है, सही है। लेकिन यदि दोनों तरफ सार्थक शब्द प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हमने जो पहचान की है वो हमने गलत कर ली है। हो सकता है वो किसी और संधि का शब्द हो, वो किसी और संधि का भेद हो। तो अब हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको किस तरह से संधि पहचानना है, किस तरह से उसका विच्छेद करना है। तो सबसे पहले मैं शब्द लिख रहा हूं। सबसे पहला जो शब्द है वो है अस्ताचल। सबसे पहला मैंने जो शब्द लिया वो कौन सा लिया, अस्ताचल। यदि इस शब्द की मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये पहचाननी है कि ये संधि कौन सी है। तो हम देखें तो यहाँ कौन सा वर्ण मिल रहा है, आ। कौन सा वर्ण मिला, आ वर्ण मिला। आ वर्ण किस में होता है, दीर्घ में। तो हमने पहचान ली कि ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो हम इसमें कौन सा नियम अपनाएंगे, दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि के 3 जोड़े हैं। तो ये कौन सा जोड़ा है, ये है आ वाला जोड़ा, यानी कि हमारा पहला जोड़ा। तो पहले जोड़े में क्या होता है कि जो प्लस होता है, जहां भी संधि हुई है उसमें हम देखें तो जो प्लस होता है उससे पहले ए या आ हो सकता है, ए या आ हो सकता है। और प्लस के बाद में भी क्या हो सकता है, ए या आ हो सकता है। लेकिन किस में, जहां संधि हुई है, तो संधि किस में हुई है, तय में। कहाँ हुई है, ता में। तो संधि किस में हुई है, ता में हुई है। तो मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो सबसे पहले मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, या तो मैं यहाँ अस्त लिख सकता हूं, या तो मैं यहाँ अस्त लिख सकता हूं, या मैं इसमें आ की मात्रा लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अस्ता लिख सकता हूं। फिर उसके बाद में दूसरा शब्द, यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक जो शब्द देखे तो यहां क्या बच गया अपना चल। जिस वर्ण के साथ संधि हुई है उसके बाद में क्या बच गया चल। तो इस चल के आगे हम क्या लिख सकते हैं, या तो ए लिख सकते हैं या फिर आ। यदि मैं ए लिखूं तो क्या बनेगा अचल, और यदि मैं आ लिखूं तो क्या बनेगा आचल। यदि इन दोनों शब्दों की हम बात करें तो इन दोनों शब्दों में सार्थक शब्द कौन सा है, अचल है। आचल कोई शब्द नहीं होता। और इन दोनों में यदि हम देखें तो सार्थक शब्द कौन सा है, अस्त है। तो इस तरह से जो सार्थक शब्द हैं उनका जोड़ा ही सही संधि विच्छेद होगा। तो सही संधि विच्छेद क्या है, अस्त प्लस में अचल, यानी हमारा यही है संधि विच्छेद अस्ताचल। इस तरह से हमें देखना है, सबसे पहले हमें संधि की पहचान करनी है और पहचान करने के बाद में उसका संधि विच्छेद करना है। लेकिन विच्छेद करने के बाद में जब हम संधि विच्छेद करें तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होने जरूरी है। हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा प्रतीक्षा, मैंने एक उदाहरण लिखा प्रतीक्षा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये संधि कौन सी है। यदि हम देखें तो यहाँ किसकी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है। दीर्घ ई की मात्रा है तो यानी ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। तो दीर्घ संधि जोड़ा कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला ई वाला जोड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ क्या होते हैं, समान स्वर होते हैं। प्लस के दोनों तरफ क्या होते हैं, समान स्वर, यानी इनमें समान स्वरों का मेल होता है। तो यानी दोनों तरफ लघु ई या एक लघु ई और एक बड़ी ई हो सकती है। यदि मैं इसकी पहचान कर ली, मैंने इसकी पहचान कर ली और पहचान क्या की कि ये दीर्घ संधि है। अब जैसे मैंने इसकी पहचान कर ली तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो जैसे मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो पहले मैं किसकी मात्रा लगा सकता हूं, लघु ई की मात्रा लगा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, प्रति प्लस में इक्षा में मैंने जो शब्द लिखा है उसमें देखना, इक्षा में मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। और प्रति क्या है, प्रति एक उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग में मात्रा क्या होती है, छोटी होती है। तो प्रति उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग है, तो इसमें प्रति छोटी मात्रा वाला सही होगा। और यही हमारा क्या हो गया, प्रतीक्षा। याद रखना प्रति ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रति एक उपसर्ग है और उपसर्ग में मात्रा क्या होती है, हमेशा ही छोटी होती है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रतीक्षा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा पुस्तकालय। जैसे हमने उदाहरण लिखा पुस्तकालय। यदि इस शब्द की मैं बात करूं, इस शब्द की यदि बात करूं तो सबसे पहले हम देखें तो संधि कहाँ हुई है, आ में। तो यहाँ आ की ध्वनि हुई है, इसका मतलब कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। जब ये दीर्घ संधि है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का दीर्घ संधि के अनुसार टुकड़े करेंगे। तो दीर्घ में क्या है, आ। तो यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो पहले शब्द हो सकता है पुस्तक या पुस्तका। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, पुस्तक। प्लस में यहाँ क्या हो सकता है, अल्य या आल्य। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, आल्य। तो पुस्तक प्लस में आल्य क्या होता है, पुस्तकालय होता है। उसके बाद में हम देखें तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा भानुद्य। तो अपना एक उदाहरण है भानुद्य। यदि इस भानुद्य को मैं देखूं तो इसमें आप दो जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ किसकी ध्वनि है, आ की। और यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ किसकी ध्वनि है, बड़े ऊ की। अब आप ये सोचोगे कि इसमें आ वाला जोड़ा भी तो संधि कर सकता है और इसमें ऊ वाला जोड़ा भी संधि कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने पहचान तो कर ली कि ये संधि क्या है, दीर्घ संधि है। लेकिन दीर्घ संधि में भी यदि हम बात करें तो ये दो जोड़े में आ गई। ये आ वाला जोड़ा भी तो बन सकता है और ये ऊ वाला जोड़ा भी बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम दोनों ही रूपों में क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। लेकिन एक ऐसा शब्द आएगा, एक शब्द का यानी इस शब्द का एक ऐसा संधि विच्छेद होगा जो शब्द दोनों क्या होंगे, सार्थक होंगे। वही अपना संधि विच्छेद क्या होगा, सही होगा। तो यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं, पहले
यदि आ मान के करूं तो पहला शब्द हो सकता है भय या भा, दूसरा शब्द हो सकता है अनुदय या अनुदय। इस तरह से हम देखें तो इनमें दोनों ही शब्द क्या है, निरर्थक है, यानी दोनों ही शब्द सार्थक शब्द नहीं आए। तो इसका मतलब यहाँ जो संधि हुई है आ में, यहाँ जो आ वाला है यहाँ संधि नहीं हुई है, तो इसमें संधि यहाँ नहीं हुई है। फिर दूसरा जोड़ा अपना जो था वो था ऊ वाला। यदि ऊ वाला करें तो पहले शब्द क्या हो सकता है, भानु, प्लस में दूसरा शब्द क्या हो सकता है, उदय। तो पहला शब्द क्या हुआ, भानु, और दूसरा शब्द क्या हुआ, उदय हुआ। अब इसमें हम देखें तो भानु शब्द में जो ऊ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और उदय में भी ऊ क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से हम देखें तो दोनों शब्द क्या है, सार्थक शब्द भी हैं। दोनों शब्द क्या है, सार्थक शब्द है। इसका मतलब इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, भानु प्लस में उदय। यदि हम उदाहरण देखें तो एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। अब अतीन्द्रिय शब्द की यदि हम पहचान करें तो यहाँ किसकी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है। दीर्घ ई की मात्रा है तो यहाँ कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि। यानी अन्य कोई पहचान मिल ही नहीं रही है, अन्य यहाँ पे कोई पहचान नहीं मिल रही है। तो क्या पहचान मिली, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई यानी ये क्या है, दीर्घ ई है, तो ये दीर्घ संधि है। तो जब ये दीर्घ संधि है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ यानी कौन सा जोड़ा होगा, ई वाला जोड़ा होगा। ई वाला जोड़ा होगा तो मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या हो सकता है, इसका संधि विच्छेद हो सकता है अति प्लस में इंद्रिय, और इंद्रिय में जो ई होता है वो क्या होता है, छोटा ई होता है। इंद्रिय में जो ई होता है वो क्या होता है, छोटा ई होता है। तो इसका होगा अति प्लस में इंद्रिय, और इंद्रिय में जो ई होगा वो कौन सा होगा, छोटा होगा। और अति क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग की मात्रा क्या होती है, छोटी। इसी तरह से हम देखें तो इसका शुद्ध शब्द की संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस में इंद्रिय, यही इसका संधि विच्छेद है। जैसे मैं यहां एक शब्द और लिखता हूं, महिष, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत से बच्चे इसका संधि विच्छेद करते हैं महा प्लस में ईश। वो इसलिए कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस संधि की पहचान नहीं देखते। यदि आप भी इस संधि की पहचान नहीं देखोगे तो आप भी शायद संधि विच्छेद ये कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि संधि विच्छेद करने से पहले आपको उस संधि की पहचान देखनी जरूर है। तो जैसे मैं इसकी पहचान देखूं तो यहाँ क्या मिल गया, दीर्घ ई मिल गया। अब यहाँ दीर्घ ई मिला तो अब मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो कौन सा जोड़ा होगा, ई वाला जोड़ा, यानी दोनों तरफ ई की ध्वनि होगी। तो पहले हम देखें तो यहाँ संधि विच्छेद क्या हो सकता है, मही, छोटा ई हो सकता है या फिर बड़ा ई हो सकता है, मही, और उसके बाद में ईश में मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। अब हम देखें तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध शब्द है मही वाला। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इसका मतलब ये क्या है, निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द कौन सा है, मही है। तो मही प्लस में ई सी, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखो जैसे ही हमने पहचान की तो संधि विच्छेद भी क्या कर लिया, सही। यदि हम इस संधि की पहचान नहीं करते तो हो सकता है आप ये भी कर सकते हो। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि का नियम क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होते हैं, समान स्वर होते हैं। तो यहाँ तो क्या है आ, और यहाँ क्या है, बड़ी ई, जो समान नहीं है। तो ये अपना क्या है, गलत है। आगे वाला यदि उदाहरण हम देखें तो जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कुशासन, मैंने एक शब्द लिखा कुशासन। अब हम देखें तो संधि कहाँ हो सकती है, संधि हो सकती है यहाँ पे। आपने पहचान की कि संधि यहाँ हो सकती है, यहाँ पे आपने पहचान की, और ये कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करना शुरू करेंगे।
तो इसका सबसे पहले मैं संधि विच्छेद करूं तो सबसे पहले ए की मात्रा होगी तो क्या हो सकता है कुश, प्लस में यदि आ की मात्रा हो इसमें तो आ की मात्रा या ए की मात्रा तो कुछ प्लस में अशासन या कुशा प्लस में आशासन हो सकता है। लेकिन हम देखें तो दोनों ही शब्द क्या है निरर्थक है, इसका मतलब यहाँ ये संधि नहीं हुई है। तो फिर क्या है, फिर संधि कहाँ हो सकती है, तो फिर हो सकता है इसमें संधि नहीं हुई। ये हमें कैसे पता चला कि इसमें संधि नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हमने संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद करने पर हमें सार्थक शब्द प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यदि मैं इसका टुकड़ा करूं तो ये होता है कु प्लस में शासन। अब हम देखें तो ये दोनों तरफ सार्थक शब्द है, कु एक उपसर्ग है, कु का अर्थ होता है बुरा और शासन होता है शासन, यानी बुरा शासन। तो क्या इसमें कहीं भी इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ है क्या, तो हम देखें तो इन दोनों में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्या यहाँ संधि हुई है, नहीं हुई है। तो इस शब्द में यहाँ क्या हुआ है, संयोग हुआ है। इस शब्द में क्या हुआ है, संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप संधि को अच्छी तरह से पहचान लो। तो सबसे पहला मेरा यही कहने का मतलब है कि जब भी आप संधि करो तो संधि करने से पहले आप उस संधि को सबसे पहले पहचानो और पहचानने के बाद में आप उसका क्या करो, संधि विच्छेद करो। यदि संधि विच्छेद करने के बाद में सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं तब तो वो संधि विच्छेद सही है, वरना वो क्या होगा, निरर्थक होगा। तो हम कोई अन्य नियम से उसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। फिर भी यदि सार्थक शब्द नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो उन शब्दों में संधि न हो के क्या हो, संयोग हो। तो आज हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, इससे आगे का हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए